आज मैं आपके सम्मुख भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी के साथ उपस्थित हूँ। वाराणसी में जब हरिश्चंद्र की चर्चा की जाती है तो दो हरिश्चंद्रों का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। एक वह हरिश्चंद्र जो महाराजा हुआ करते थे, जिनकी सत्य की जो सत्य का अलख जगाने के लिए मशहूर थे और सत्य की रक्षा करते हुए उन्होंने अपना राजकोष खाली कर दिया और झूठ का दामन कभी भी और झूठ के दामन का दाग उनके दाम पर कभी नहीं लगा। वह थे महाराजा हरिश्चंद्र। उनके बारे में कहा जाता था कि चंद्र टरें सूरज टरें, टरें जगत व्यवहार, पैदृढ़ राजा हरिश्चंद्र, तजे न सत्य विचार। वह सत्य की रक्षा के लिए सब कुछ अपना त्याग सकते थे, लेकिन वह सत्य के मार्ग से विचलित नहीं हो सकते थे। दूसरा हरिश्चंद्र, जिसे हम भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं, साहित्य का यह महारथी का आविर्भाव एक ऐसे समय में हुआ जब समाज के विभिन्न क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन हो रहे थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में एक धारणा है, यह मान्यता है कि बहुत ही छोटे से समय में, बहुत ही अल्पायु में इन्होंने लगभग 5 वर्ष की आयु में एक कविता लिख करके अपने पिता के पास प्रस्तुत किया और वह कविता इन्हें सुकवि होने का प्रमाण पत्र देती है। उनकी जो कविता थी वह इस प्रकार थी। लय बेओढ़ा ठाढ़े भय, श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणा सुरखी सैन को, हनन लगे भगवान। और इस प्रकार से पिता गिरधर दास ने इन्हें सुकवि होने का आशीर्वाद प्रदान किया। हिंदी गद्य को नई दिशा देने वालों में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम अग्रिम पंक्ति के साहित्यकारों में लिया जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता भी एक साहित्यकार थे जिनका नाम था गोपाल चंद, और वह गिरधर दास उपनाम से साहित्य सृजन करते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले साहित्य को नाटक देने का श्रेय इनके पिता गिरधर दास को ही है, जिन्होंने नुहुस नामक नाटक की रचना की। इस प्रकार विरासत में इन्हें साहित्य का खजाना मिला हुआ था और उस साहित्यिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी खड़ी बोली के उन्नयन में अद्भुत योगदान प्रस्तुत किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र प्राचीनता के पोषक और नवीनता के उन्नायक थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी खड़ी बोली के ऐसे साहित्यकार हुए जिन्होंने साहित्य के विभिन्न अंगों पर साहित्य रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। 5 वर्ष की अल्पायु में इन्होंने कविता लिख करके जो यश पताका फहराई, उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देने लगी। 13 वर्ष की आयु में ही इनकी शादी मन्नू देवी नामक स्त्री से हो गया। लेकिन दुर्भाग्य से साहित्य का यह महारथी 1885 में, जिसे साहित्य का पितामह कहा जाता था, क्षय रोग हो गया, टीबी हो गया और यह असमय ही काल कवलित हो गए और इस प्रकार हरिश्चंद्र की मृत्यु 1885 ईस्वी में हो गई। हिंदी साहित्य जगत में भारतेंदु का आविर्भाव एक ऐतिहासिक घटना थी। ये ऐसे युग में भारतीय साहित्य गगन के इंदु बनकर उदित हुए जब प्रायः सभी क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन हो रहे थे। असाधारण प्रतिभा संपन्न भारतेंदु का व्यक्तित्व केवल कवि तक सीमित नहीं था। नाटक, समाज सुधारक, निबंध लेखक, समाज संपादक आदि अनेक क्षेत्रों में इन्होंने अपनी अद्भुत छाप छोड़ी। इन्होंने 2 पत्रिकाओं का भी संपादन किया। एक का नाम था एक का नाम था कवि बच्चन सुधा और दूसरे का नाम था हरिश्चंद्र मैगजीन।
कालांतर में हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदल करके हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। इन पत्रिकाओं में उस समय के ख्यातिलब्ध साहित्यकारों की रचनाएं प्रकाशित होती थी और होती थी और इस प्रकार से हिंदी का गद्य साहित्य इनके समय से समृद्ध होने की परंपरा शुरू हो गई। और यह परंपरा को और आगे बढ़ाते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने मित्रों की एक टोली बना ली थी, जिसमें पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमझन प्रमुख थे। और इन्होंने साहित्य की विविध विधाओं पर अपनी लेखनी चढ़ा करके साहित्य का श्रृंगार किया। अब हम इनकी रचनाओं पर प्रकाश डालें तो इन्होंने अनेक नाटकों का प्रणयन किया, सूत्रपात किया। कहा तो यह भी जाता है कि हरिश्चंद्र घाट पर बैठ कर के इन्होंने एक दिन में ही अंधेर नगरी नामक नाटक का सृजन कर डाला। इनके प्रमुख जो नाटक थे वह थे सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, नील देवी, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, अंधेर नगरी, विशस्य विषमौषधम तथा प्रेम जोगिनी। और इन्होंने कुछ नाटकों का अनुवाद भी किया, जिसमें प्रमुख रूप से मुद्रा राक्षस, रत्नावली नाटिका प्रमुख हैं। निबंध के क्षेत्र में भी इनकी लेखनी ने अद्भुत गति से अपना कार्य किया। इनके सुलोचना, मदालसा, लीलावती, दिल्ली दरबार इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने यात्रा वृतांत भी लिखा। भारतेंदु जी को यात्रा करने का बहुत शौक था और इसी परंपरा को बढ़ाते हुए ने हिंदी साहित्य को, यात्रा साहित्य को भी समृद्ध किया। इनके प्रमुख यात्रा वृतांत में सरजू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा प्रमुख है। भारतेंदु की भाषा पर अगर हम विचार करें तो भारतेंदु जी ने काव्य में परंपरागत जो उस समय भाषा चली आ रही थी, व्रज भाषा का प्रभाव था। तो काव्य लिखने के लिए इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया, परंतु गद्य के क्षेत्र में इन्होंने खड़ी बोली को ही अपनाया और इसी कारण इन्हें आधुनिक साहित्य का खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व हिंदी गद्य का कोई निश्चित स्वरूप नहीं था। हिंदी गद्य के लिए दो प्रकार की भाषा प्रयुक्त हो रही थी। एक और उर्दू फारसी मिश्रित खड़ी बोली थी, तो दूसरी तरफ संस्कृत के तत्सम शब्दावली से भरी पड़ी खड़ी बोली थी। ऐसी परिस्थिति में भारतेंदु ने इन दोनों भाषाओं के मध्य से एक समन्वित भाषा का विकास किया, जो उस समय की सबसे सरल और व्यवहारिक भाषा थी। तद्भव और देसी शब्दों का प्रयोग करके इन्होंने खड़ी बोली हिंदी का स्वरूप प्रतिष्ठित किया। भाषा को सजीव रूप प्रदान करने, उसमें प्रवाह एवं ओज उत्पन्न करने के लिए इन्होंने सुंदर सुंदर मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया और इस प्रकार से इन्होंने अपनी भाषा को जीवंत बना दिया। शैली पर अगर इनके हम विचार करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं की जो शैली है वह विषयानुरूप है। कहीं कहीं पर वर्णात्मक शैली है, कहीं विवरणात्मक शैली है, कहीं व्यंग्य का पुट है, कहीं पर गवेषणात्मक शैली का दर्शन होता है, कहीं पर विचारात्मक शैली का दर्शन होता है। इस प्रकार से अनेक शैलियों का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में की है। जहाँ किसी वस्तु का वर्णन करते हैं तो वहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो शैली हो जाती है वह वर्णात्मक शैली होती है। भावों के वेग और तीव्रता को प्रकट करने के लिए जिस शैली का ये प्रयोग करते हैं वह भावात्मक शैली हो जाती है। वहाँ वाक्य उनके छोटे छोटे और सुगठित हैं। जहाँ पर साहित्य, इतिहास, राजनीति आदि विषयों पर लिखते समय भारतेंदु जी की जो शैली हो जाती है वह विवेचनात्मक हो जाती है। शैली को रोचक बनाने के लिए बीच बीच में इन्होंने हास्य व्यंग्य का पुट भी छोड़ डाला है, जिनसे इनकी रचनाएं मनोरंजक होने के साथ ही हास्य व्यंग्य से भर जाती हैं।
नवीन विषयों पर, साहित्यिक शोध विषयों पर इनकी शैली का रूप गवेषणात्मक हो जाता है। जहाँ पर किसी वस्तु का यह विवरण प्रस्तुत करते हैं, जहाँ पर यह अपनी यात्रा वृत्तांत को प्रस्तुत करते हैं, उस समय इनकी शैली जो है वह विवरणात्मक शैली हो जाती है। सरजू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि इनके जो यात्रा वृत्तांत हैं उसमें इस शैली का अर्थात विवरणात्मक शैली का दर्शन होता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने जहाँ पर गति के साथ किसी विषय के वर्णन की आवश्यकता महसूस हुई वहाँ पर भी हमें वर्णनात्मक शैली का ही दर्शन होता है। और जब यह किसी गंभीर विषय को लेते हैं, उनका विवेचन करते हैं, उस समय इनकी शैली विचार प्रधान हो जाती है और वहाँ पर हमें विचारात्मक शैली का दर्शन होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतेंदु जी की शैली विषय के अनुरूप परिवर्तित है। कहीं पर भावात्मक है, विवरणात्मक है, गवेषणात्मक है, हास्य व्यंग से भरी हुई है, कहीं पर विचारात्मक है। अनेक प्रकार की शैलियों को यह समाहित किए हुए है। इनकी रचनाओं का वर्णन किया जा चुका, भाषा का वर्णन किया जा चुका कि काव्य के क्षेत्र में इन्होंने ब्रजभाषा को अपनाया और नाटक, यात्रा वृत्तांत, निबंध लिखते समय इन्होंने हिंदी के खड़ी बोली का प्रयोग किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साहित्य भारतेंदु हरिश्चंद्र साहित्य के पितामह हैं। उन्होंने नवजागरण के अग्रदूत हैं और उन्होंने हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की। निसंदेह हिंदी साहित्याकाश के प्रभामंडित इंदु भारतेंदु जी हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता थे। आज भी साहित्य का यह इंदु अपनी रचना संपदा के माध्यम से हिंदी साहित्य गगन में अमृत की वृष्टि कर रहा है। इनकी तो स्पष्ट मान्यता थी कि देश का विकास परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा से नहीं हो सकता है, देश की उन्नति अपनी ही भाषा से हो सकता है। और इन्होंने स्पष्ट रूप से यह उद्घोषणा की थी, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल, कि अपनी भाषा के बिना अपने देश का विकास नहीं हो सकता। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं की सूल। अर्थात अपने देश का, अपने साहित्य का सर्वांगीण विकास हमारा अपनी ही भाषा और अपनी ही साहित्य के माध्यम से और अपनी ही वस्तु के माध्यम से की जा सकती है। धन्यवाद।